नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, मोदी जी विदेश दौरे पर थे। उस दौरान देश में बहुत सारे कांड हुए, खूब हो हल्ला मचा। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, इस टाइप वाले नारे हमने सुने थे। लेकिन अब तब ये नहीं पता था कि हम राम को लाए हैं और जो कुछ राम को मिलेगा वो हम खा जाएंगे, इस तरीके का नहीं बताया गया था। और अब इस मामले में पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर अटैक किया है। साफ उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि साहब चुप्पी तोड़िए। हम सबको याद है कि किस तरीके से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनने वाले मंदिर का पूरा श्रेय जिस तरीके से लिया था, वो मैं दर्शकों को एक बार याद दिला देता हूँ, सुनवा करके याद दिलाता हूँ। दर्शक हमारे सुन लें, फिर मैं सवाल पर आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। सर, मोदी जी ने सदन के अंदर ये सारी बातें कही थी, लेकिन अब जब से ये चढ़ावा लूट कांड सामने आया है, तब से नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल मुंह सिल करके बैठ गए हैं। गृह मंत्री मुंह सिल करके बैठ गए हैं। भाजपा के तमाम बड़े नेता जो है वो सब इस पर बिल्कुल वो बोलना ही नहीं चाहते। एक भी शब्द किसी ने अभी तक नहीं बोला है। और जो प्रवक्ताओं की टीम उतारी गई है वो तो इनकार ही कर देते हैं कि कोई चोरी हुई, कोई लूट हुई। सर, सवाल ये उठता है कि अब जो चिट्ठी लिखी गई है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, कैसे इस चिट्ठी का लिखने का क्या औचित्य बनता है? क्या नरेंद्र मोदी इस चिट्ठी के बाद मुंह खोलेंगे? क्या जो जांच हमने देखी किस तरीके से जांच हो रही थी, एसआईटी बना दी गई बिना किसी एफआईआर के, एफआईआर नहीं हुई, एसआईटी हो गई। एसआईटी ने रिपोर्ट किसको सौंपी? जो खुद आदमी मंदिर का ट्रस्ट में मेंबर है, वो एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये सारी चीजें चल रही थी। इस दौरान ये चिट्ठी लिखी गई है। पहली बार राहुल गांधी ने बोला है। क्या बदलेगा? क्या जांच की प्रक्रिया सुचारू रूप से होती हुई दिखेगी अब? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जिसको एक अंग्रेजी में कहते हैं ना, आप ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अभी तक आपने देखा होगा 7 जून से लेकर के और आज 19 जुलाई है, अभी तक राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर एक लाइन भी नहीं कही थी। वो जानबूझ करके इस मुद्दे को संसद में लाने की कोशिश में थे। इस पर अपनी चर्चा भी हुई। ये जो आपने वीडियो दिखाया, ये 5 फरवरी 2020 का है, जब प्रधानमंत्री जी ने सुओ मोटो स्टेटमेंट दी संसद में खड़े होकर राम मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट की घोषणा करते हुए। पूरा क्रेडिट एक तरीके से खुद को लेना था, इसलिए उन्होंने कर दिया। आपको पता है कि 2021 से ही अपने राम मंदिर के अंदर जब वो निर्माणाधीन था, वो सारी चीजें थी, तब से लेकर के अब तक 2026 तक चढ़ावा चोरी की लगातार शिकायतें मिलती रही। 2021 में बाकायदा इसकी रिटर्न शिकायत की गई थी और हुआ ये था कि जो चोरी करने वाले थे उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, शिकायतकर्ता को बाहर कर दिया गया। ये देखा आपने। तो प्रधानमंत्री जी तो टॉप पे बैठे हुए हैं। उनके लिए तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको 7 जून को पता लगा जब ये सारा नाटक सामने आया बात। उनको तो 21 का भी पता होगा कि 2021 से ये कार्यक्रम लगातार जारी था। उनको ये भी पता होगा कि किस तरीके से पत्थर जब राजस्थान से खरीदे जाने थे और वहां के जो पत्थर की खदान जो मालिक था उसने कहा कि हम प्रभु श्री राम के लिए तो फ्री में दे देंगे, और बाद में पता लगी कि 5 गुना बिल के ऊपर वो पत्थर मंगाएंगे। तो अब वो पूरी परिस्थिति क्या है राम प्रकाश जी? 5 मार्च 2020 बनाम 7 जून जो है 2026, जिसमें ये चोरी के सारे खुलासा हुआ, और प्रधानमंत्री की लगातार 42 दिनों से चुप्पी। एक शब्द प्रधानमंत्री ने ना ट्विटर पे, ना मौखिक, ना लिखित किसी भी रूप में नहीं दिया। आपको पता है कल से संसद का मानसून सेशन शुरू हो रहा है। सरकार बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई।
इस सरकार के पास कोई सबसे बड़ी कोई चीज थी तो वो था हिंदुत्व और राम मंदिर। इन दो के पीछे चल करके इनकी सारी सियासत है, आज से नहीं 90 से। 2020 में जो प्रधानमंत्री क्रेडिट ले रहे थे वो 2026 आते आते किस तरीके से चुप्पी साध गए उसी राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी को लेकर के, जिसका गठन उनकी कलम से हुआ और नोटिफिकेशन गृह मंत्री जी के मंत्रालय से हुआ। तो वैसी सूरत में बीजेपी को, आरएसएस को, मोदी को, उनके पूरे इकोसिस्टम को एक्सपोज करने का इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है कि मानसून सेशन में उससे एर पहले प्रधानमंत्री के सामने ये डिमांड की जाए। और दोनों ने संयुक्त पत्र लिखा दोनों हाउसेज के अंदर। राज्यसभा में खड़गे जी हैं विपक्ष के नेता, लोकसभा में राहुल गांधी। उन्होंने पत्र में क्या लिखा दिखा भी दीजिएगा, मैं पढ़ देता हूं आपको हिंदी में, दर्शक पत्र जो है अंग्रेजी में। प्रधानमंत्री जी, आप श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट में हजारों करोड़ रुपए की चोरी से अवगत हैं। जिन लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मेहनत की कमाई दान की, वे इस चोरी के साये में स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर संसद में 5 फरवरी 2020 को इस ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसके सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह आपकी सरकार के द्वारा की गई है। यह सर्वविदित है कि ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और उनसे जुड़े संगठनों से संबंध है। ट्रस्ट के पूर्व बदनाम महासचिव भी आपके निकट सहयोगी रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चंपत राय, इतने गंभीर अपराध के सामने आपकी चुप्पी अब स्वीकार्य नहीं है। जवाबदेही सुनिश्चित करना और नुकसान की भरपाई कराना आपका कर्तव्य है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की तत्काल एवं स्वतंत्र और व्यापक जांच कराई जाए, जिसमें नगद, सोना, चांदी सहित सभी प्रकार के चढ़ावे के प्रबंधन की जांच शामिल हो। जांच के निष्कर्ष और ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक किया जाए ताकि प्रत्येक श्रद्धालु ये जान सके कि उसके चढ़ावे का उपयोग किस प्रकार किया गया। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए उसे उसके पद या प्रभाव की परवाह किए बिना जवाबदेह ठहराया जाए। आपकी सरकार और इस ट्रस्ट की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी पारदर्शिता और कितनी शीघ्रता से कार्रवाई करते हैं। भारत की जनता देख रही है। जय हिंद। और नीचे दोनों के हस्ताक्षर। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री जी को आईना दिखाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री जी का जो पितृ संगठन है एनजीओ, जिसको आरएसएस कहते हैं, उसको दिखाने की, और विश्व हिंदू परिषद जो शुरू से इस आंदोलन से जुड़ा रहा है एक तरीके से। तो इसमें बेसिकली क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो कहते हैं ना कि मांद में घुस करके हमला करना, तो मोदी और बीजेपी की मांद क्या है? हिंदुत्व और राम मंदिर। उसके अंदर घुस करके उनको डिफेंसिव पर लाने की कोशिश में है। आप कुछ भी कहते रहिए बाहर, संसद के अंदर जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, हाँ या ना में। और हाँ हुई तो 2021 का भी मामला आएगा कि तब आप कहां थे, और आप तो 2026 में भी नहीं बोले 7 जून से लेकर। तो प्रधानमंत्री का खुद का ट्रस्ट जो है इज इन सीवियर डॉक। पूरी भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद सवालों के घेरे में है। और घेरा भी किस बात का? जिसका डंका उसको ज्यादा पीटते, धर्म का, आस्था का। उन्हीं दोनों मोर्चों पर वो कमजोर पकड़े गए। इसलिए पहली बार आपने देखा कि जो सत्र शुरू हो रहा है उससे एन 24 घंटे पहले राहुल गांधी और खड़गे साहब का ही पत्र आता है। तो इसमें बेसिकली मोदी को नहीं, पूरे देश में जो भाजपा और आरएसएस को जो एक्सपोज करने का, आपको याद होगा राहुल गांधी ने अभी 2 साल पहले हाउस के अंदर मोदी जी को ओपनली चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा और संघ सारे हिंदुत्व नहीं है, ये कहा उन्होंने। और उस समय पूरी बीजेपी जिस तरीके से बौखला गई थी हाउस के अंदर, और चेयर का भी जो रोल आपने देखा था, प्रधानमंत्री खुद बीच में खड़े हो गए थे। तो ये पूरी परिस्थिति, अब मोदी जी इसको कैसे, इससे बच के निकलेंगे या इसका कोई जवाब देना पसंद करेंगे? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। वो जवाब प्रूफ हो चुके हैं, उनसे कोई सवाल मांगने वाला है नहीं, ना चेयर उनको। सर ये चिट्ठी भी ऐसे समय में आई है जब नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी कई अलग अलग मुद्दों में घिर रहे हैं। हमने देखा जंतर मंतर पे जिस तरीके का दृश्य रहा, और फिर उसके बाद जो है अभी भी जिस तरीके से वो सारी चीजें चल रही हैं, पूरा विपक्ष अब एक हो चुका है। मानसून सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को बाकायदा संसद मार्च का ऐलान हो चुका है, तो वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अब इसको आजादी का दूसरा आंदोलन कहा जा रहा है। ऐसे में इस चिट्ठी का आना कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी तक राहुल गांधी बिल्कुल चुप थे। क्यों ऐसे ही समय को चुना गया? क्या मानसून सत्र में भी ये मुद्दा बड़ा होने वाला है? निश्चित तौर पे यहां से शुरुआत होगी। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन शुरुआत इससे हो क्योंकि ये वो चीज है जो प्रधानमंत्री जिसका क्रेडिट क्लेम करते हुए नहीं थकते, चाहे वो देश के अंदर हो,
चाहे राजनीति के अंदर हो, चाहे अपने हाउस के अंदर हो, कहीं भी वो इस क्रेडिट को लेने से पीछे नहीं हटते। राम मंदिर का निर्माण उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर वो दिखाते हैं, पूरी बीजेपी और आरएसएस। और वैसी सूरत में जब उसी में अगर आप बैकफुट पे आओगे तो पूरी सरकार एक्सपोज होती है। और सबको ये पता है कि चंपत राय किसका करीबी है। प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार किसने कहा था? चंपत राय ने कहा था, याद होगा ना आपको। तो यहाँ पर ऐसे कि मोदी जी खुद को नॉन बायोलॉजिकल तो कहते ही है, उनके चेले उन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। और वो चेले जब चोरी का नाम आए तो फिर किस तरीके का उनका रिएक्शन होता है कि चेले के चेले पकड़े गए, चेले का कुछ नहीं बिगड़ा। चेले का एसआईटी वगैरह में कहीं कुछ भी नाम नहीं। तो सवाल ये था कि जब वो नीचे वाले चोरी कर रहे थे तो ये ट्रस्टी क्या कर रहे थे वहां बैठ कर? देयर इज समथिंग कॉल्ड लैक ऑफ सुपरविजन, और वो भी उतना ही कल्पेबल है जितनी ये बाकी चीजें हैं। तो फेलियर ऑफ गवर्नेंस क्या आपको नहीं लगता एक बड़ा इशू है? और सरकार की चुप्पी इस मुद्दे पे लगातार। और आपने बहुत बढ़िया बात एक कही शुरू में कि साहब बिना एफआईआर के एसआईटी बनाई गई। ये तो इस देश के इतिहास में नई चीज हुई ना कि कोई भी मुद्दे पर एफआईआर के बिना आप जांच किस बात की करोगे? पुलिस कैसे जांच करती है? फर्स्ट यू हैव टू हैव ए बेसिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट इज एफआईआर। और वो भी आपके पास नहीं थी। और फिर सही बात है कि इंटरव्यू रिपोर्ट किसको दी? जो एक्स ऑफिशियो इन कैपेसिटी में राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में माना उस तरीके सदस्य के तौर पे, चाहे वो डीएम अयोध्या हो, चाहे सेक्रेटरी होम हो, तो उस व्यक्ति को रिपोर्ट देना। और एक चीज मत भूलिएगा, सरकार इस मुद्दे को निश्चित तौर पे पीछे हटाने के चक्कर में, इससे बच निकलने की फिराक में, आपने 3 दिन पहले ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये केस डिस्कस हुआ था। उससे पहले भी आया था कोर्ट में। तब तो ये कहा था जजों ने, वेकेशन जज ने, कि ये हेवन इज नॉट गोइंग टू फॉल, कोई आसमान नहीं गिरने वाला, रेगुलर उसमें सुनेंगे। फिर ये सूर्यकांत के सामने आया चीफ जस्टिस के, तो उनके यहां उन्होंने कहा कि भाई नोटिस इशूड और 20 तारीख को एसआईटी की रिपोर्ट और ये सारी चीजें लेके आओ। आपने नोट किया वहां पे अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा? अटॉर्नी जनरल ने वहां पे ये कहा कि साहब हम रिपोर्ट ले आएंगे 20 तारीख को एसआईटी की, बट इन ए सील्ड कवर। कोर्ट ने नहीं कहा सील्ड कवर, किसने कहा? अटॉर्नी जनरल ने। तो आप समझ लीजिए, जो अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को भी सील्ड कवर देने की फिराक में है, आपको क्या लगता है कि मोदी जी वहां पर आपको हिसाब दे देंगे वहां पर, या उसमें मुंह खोल देंगे? ये तो हमारी नासमझी अगर हम एक्सिक्यूट करते हैं। इस पे पूरा स्यापा करेगी बीजेपी, पूरे तरीके से विपक्ष को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेगी और इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देगी, जैसे उसने तमाम मुद्दों पर नहीं होने दी। पहली बार आपको, अगली बार इस बार फिर दिखाई देगा कि सत्ता पक्ष किस तरीके से विपक्ष को घेरेगा। और नंबर 2, उस पर चर्चा नहीं होने देगा, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा आस्था की चोरी का है, चंदे की डकैती का है। बीजेपी की कोशिश ये रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आरएसएस हो, वो भी जानते हैं कि कितना बड़ा पाप हुआ है। और आरएसएस का तो आपको पता ही है उन्होंने क्या कहा, ऑफिशियली ये कहा कि एक वित्तीय अनियमितता, ये ऐसी अनियमितता है कि मैंने आपसे कुछ पैसे लिए और मना कर दिया, ये उस टाइप की अनियमितता बता रहे हैं। अनियमितता इज दैट इरेगुलरिटी। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव क्या कह रहे थे, नृपेंद्र मिश्रा, कैमरे पे उन्होंने कहा कि चढ़ावे की डकैती है। तो इन लोगों का जो, उसके बाद चढ़ावे की डकैती है, लेकिन चंपत राय पर कोई शंका नहीं। अब आप ये भी बता दीजिए, प्रधानमंत्री का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर ये कह दे कि कोई व्यक्ति ईमानदार है, उसकी जांच कौन कर देगा? कोई एजेंसी कैसे कर देगी? तो ये सारा मिला जुला पूरा उपक्रम है और इसमें मोदी जी जवाब देंगे। लेकिन हाँ, भयंकर तौर पर एक्सपोज हो गए हैं बीजेपी और आरएसएस और खुद प्रधानमंत्री और उनका पूरा सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं। टाइमिंग के हिसाब से विपक्ष के लिए बिल्कुल परफेक्ट समय है। राहुल गांधी की ने आखिर अब तक चुप्पी साधे रखा, लेकिन अब जब सत्र शुरू हो रहा है इसलिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। अच्छा, और दूसरी जो 20 तारीख का ये संसद मार्च वाली एक बात है सर, तो ये दोनों चीजें अगर संयुक्त रूप से एक साथ विपक्ष उठाने में कामयाब रहता है तो क्या स्थिति बदलेगी? क्या सरकार पर दबाव बढ़ सकता है इसको लेकर के? धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के भी कल से मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस तरीके की खबरें शुरू कर दी हैं कि हो सकता है वो रिसफल किया जाए, उनको कहीं और भेज दिया जाए। ये सारी चीजें चल रही हैं चर्चाओं में। राम प्रकाश जी, जब शिक्षा मंत्रालय को डुबो दिया तो और जिस महकमे में जाएंगे उसमें तो झंडे बांध देंगे, भारत के विश्व गुरु बना ही देंगे इसी साल, 2047 की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस ए फेल्योर इज ऑलवेज ए फेल्योर। शिक्षा मंत्री का मंत्रालय का भट्ठा बिठवा दिया, आप किसी और का बिठवाना है क्या आपको? ही शुड बी सैक्ड एंड देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कि ये क्या हो रहा है एनटीए के अंदर। आज भी आपने देखा जिस तरीके की खबर है कि बच्चों की जो नीट की परीक्षा आई उसमें किस तरह की धांधलियां आज भी सामने आई। दूसरा,
आपने कहा कि हाउस के अंदर सरकार बैकफुट पे तो होगी ही होगी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में। जो यूथ का मसला है, जो पेपर लीक का मसला है, ये जितने भी बेरोजगारी का मसला है, ये सारी विदेश मंत्रालय का जो बेड़ा गर्क हुआ है, जो पूरी कूटनीति का हमारा सत्यानाश किया है 12 साल में डंका बजा बजा के, वो सारे फॉल्ट लाइन्स हैं। और आज जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, आपको ध्यान होगा सुबह जब अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई, तो उसमें बाकायदा विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए। सरकार ने पता है आपको क्या किया? ऑल पार्टी मीटिंग में जो ये ममता के तृणमूल के जो बागी है 20 सदस्य, जो किसके संयोजन से हुआ सारा काम बताइए आपको, तो उन जो उनका उसको क्या नाम है विलय हुआ था एनसीपीआई के अंदर। तो सरकार ने टीएमसी का जो ये ग्रुप है, जो भगोड़ा ग्रुप, उसको मीटिंग में बुला लिया एनसीपीआई के केंद्रीय तौर पर। तो पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया वहां से। उन्होंने कहा कि साहब इनके मसले पर तो अभी तक स्पीकर ने फैसला नहीं लिया है। भाई हाउस का कस्टोडियन तो स्पीकर है ना, जब वो किसी ग्रुप को रिकॉग्नाइज करेगा तभी तो आप किसी को बुलाओगे, अदरवाइज तो उनके ऊपर तो दल बदल की कानून की तलवार लटकेगी। और सरकार ने उन 20 सांसदों का जो वो है एनसीपीआई, उसको भी बुला लिया मीटिंग में। तो इस पे सरकार के खिलाफ जिस तरीके का वॉकआउट हुआ, तो उससे आपको समझ में आएगा कि विपक्ष किस तेवर के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। राहुल गांधी 7 जून से लेकर के और 18 जुलाई तक चुप थे राम मंदिर के मसले पर, लेकिन हाउस 20 को है, 19 को सुबह उठते ही पहला काम उन्होंने यही किया, ज्वाइंट लेटर लिखा खड़गे साहब के साथ मिलकर के। तो ये दिखा रहा है कि विपक्ष ऑल आउट, ऑल गन्स ब्लेजिंग मूड के अंदर है, और वो किसी भी रूप में सरकार को खिसकने तो देंगे नहीं, लेकिन जो चेयर का रुख होगा वो आपको पता ही है। कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, विपक्ष में कितना बोलेगा, ये तो माननीय स्पीकर साहब तय करेंगे। तो ये सारी परिस्थिति, लेकिन ये वाला सेशन इस बार मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार के लिए अब तक के जितने भी सेशन हुए उनमें से काफी चुनौतीपूर्ण निश्चित तौर पर रहेगा, कि जो उनका सबसे बड़ा क्रेडिट था राम जन्मभूमि मंदिर, आज वो उनका सबसे बड़े डिस्क्रेडिट कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इस चढ़ावा चोरी और आस्था चोरी के बाद। लेकिन सर, दबाव की जहां तक बात है या घेराबंदी की जहां तक बात है, ठीक है, विपक्ष घेराबंदी की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मोदी जी तो सदन में आते ही नहीं है, और जब सदन में आते ही नहीं है तो उनको क्या फर्क पड़ने वाला है, और क्यों फर्क पड़ेगा? राम प्रकाश जी, सवाल क्या है कि आप तमाम मुद्दों पर मत आइए, लेकिन ये तो इट इज योर बेबी ना। आपने तो पहले दिन से ये क्लेम किया कि राम मंदिर मैंने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी कुछ नहीं वो करते। उसके बाद उसके शिलान्यास से लेकर के मूर्ति प्रतिष्ठा तक आप सोचिए तो सही कि हमारे धर्मगुरु हैं कौन? शंकराचार्य जी, तमाम बड़े बड़े साधु संत। और ये किसको बुला रहे थे? मोदी जी और भागवत प्राण प्रतिष्ठा में, और अंबानी अडानी और जितने भी ये फिल्म स्टार्स और ये सारे, तो उसमें कोई शंकराचार्य दिखे थे आपको? जिस तरीके से उनका शिखर मंदिर का अधूरा था, शंकराचार्य ने आपत्ति की कि अधूरे उसमें शिखर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, मोदी जी ने मान लिया क्या? भागवत ने मान लिया क्या? वैसी परिस्थिति के अंदर जब सारी ओनरशिप मोदी जी की है फ्रॉम ए टू जेड, तो चढ़ावा चोरी के लिए राम प्रकाश राय और हेमंत तिवारी जिम्मेदार थोड़ी होंगे? आप बताइए संसद में उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं आएंगे तो और ज्यादा एक्सपोज होंगे। यहां तो हालत ये है राम प्रकाश जी कि 7 जून से लेके अब तक बीजेपी के किसी जिम्मेदार नेता का आपने इस पे कोई ठीक ढंग का जवाब देखा है? क्या क्या बकवास कर लेकिन रहे सर, हैं? वो सदन के अंदर नहीं आएंगे, सदन में आए नहीं आएंगे, बाहर तो बोलेंगे ना, बाहर वो जवाब देने लग जाएंगे। बाहर फिर वो कहेंगे कि विपक्ष जो है, जैसे आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य निकल करके सामने आ गए, कह रहे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हनुमानगढ़ी बनवाई एक मुस्लिम ने, उसके बावजूद भी इस तरीके की बात। तो वैसे ही कुछ आकर के नरेंद्र मोदी जी भी बोलेंगे कि राहुल गांधी तो कभी गए नहीं, राजीव गांधी ये थे, इंदिरा गांधी वो थी, जवाहरलाल नेहरू ये थे। बाहर बोलेंगे, सदन में नहीं आएंगे, क्या कर लेंगे, कैसे घेराबंदी होगी? राम प्रकाश जी, जिसको जो कहना है कहीं, एक वाक्य का तो जवाब पड़ेगा ना, चढ़ावा चोरी कैसे हुई, बस इसका जवाब दे। आप जैसा व्यक्ति जो खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला व्यक्ति बैठा है, उसके चेले अगर राम मंदिर का चढ़ावा भी खा जाए, इसमें बोलोगे कैसे भी आप? आपने सही कहा, बाहर बोल सकते हैं। आपको ध्यान हो, एक बार मणिपुर पे भी बोले थे वो, संसद जब सेशन शुरू हो रहा था, वो बाहर एक मोनोलॉग करते हैं 4-5 मिनट का, बिना किसी भी तरीके के सवाल लिए। सुओ मोटो मोनोलॉग होता है वो, आजकल नया फैशन पकड़ा उन्होंने, जैसे मीडिया में बाहर जाकर के संबोधित करते हुए लिखते हैं और वो मोनोलॉग कर रहे होते हैं, सवाल नहीं लेते। तो हो सकता है, जैसे आपको याद होगा ना, मणिपुर का जिक्र करते हुए कहां का जिक्र कर दिया था उन्होंने, विपक्ष शासित राज्यों का। तो ओनरशिप मोदी जी कभी नहीं लेते, लेकिन इस मामले में चुप रहेंगे तो भी फंसेंगे, फंसे ही हुए। अगर कुतर्क करने की कोशिश की तो एक्सपोज होंगे। इस मामले में वो इस तरीके से भाग नहीं सकते।
और भागेंगे तो उसका खामियाजा भुगतने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और वहां पर आपके पास राम मंदिर के अलावा कहने के लिए क्या है, ये यूपी के लोगों को भी पता है। हिंदू मुस्लिम में वो बड़ा हनुमानगढ़ी, आप बताइए तो सही। एक जो स्वयं संत है योगी जी, वो ऐसी बात करे जिसको शंकराचार्य जी ने कहा है। तो योगी जी को ये आकाशवाणी कहां से हुई कि वहां पर उस तरीके की नमाज पढ़ने की बात थी। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना आईटी सेल के, वहां पर इस तरह का प्रचंड मूर्खतापूर्ण ज्ञान भरपूर मात्रा में मिलता है सुबह से रात तक। तो उनकी भी कहीं नजर पड़ गई होगी। अच्छा, उनको इस सिलेबस के अलावा आता भी कुछ नहीं, दो ही चीजें आती है उनको, या तो हिंदू मुस्लिम आता है या बुलडोजर आता है। कुछ सृजन तो आता नहीं ना, विध्वंस। तो जो 100 साल पुरानी संस्था है वो विध्वंस ही करती आई है। उसमें योगी जी कुछ भी झूठ बोल दें, उनको कुछ कहीं से आकाशवाणी होगी। आप बताइए, एक संत गोरखपुर का इतने बड़ी पीठ के वो इस तरह की बात कर सकते हैं बतौर मुख्यमंत्री, और कहीं उनका कोई पूछने वाला नहीं, कोई वाली वारिस नहीं, मीडिया की औकात नहीं है नहीं, तो सवाल पूछ दे उनसे। वो तो सर ऐसे दावे कर सकते हैं। प्लस हम देख रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा लूटने वालों का घर सेफ है, लेकिन आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी बना रखी है, तो उस यूनिवर्सिटी को गिराने का काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन जिन्होंने राम जी का चंदा लूट लिया, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो स्थितियां हैं, जो ये झूठ है, जो ये नैरेटिव है, इनको ये टूटेगा कैसे सर? विपक्ष तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से प्रयास करता रहा है, लेकिन ये लोग हर बार अपने तरीके से लिपापोती करते हैं। इस पर भी कर लेंगे क्या? अब ये रास्ता दिख रहा है कि विपक्ष शासित राज्यों में कुछ मंदिरों का जिक्र करके प्रधानमंत्री जी सदन के बाहर बोल दें कि हाँ, चोरी ऐसे होती है या वैसे होती है, ये कोई नया नहीं है, कड़ी सजा देंगे, ऐसा उदाहरण बनाएंगे कि रूह कांप जाएगी, पाताल से खोज के ले आएंगे, इत्यादि इत्यादि। राम प्रकाश जी, इन सब चीजों के लिए नैतिक बल चाहिए होता है। आज तक आपने किसी संघ या भाजपा में नैतिक बल देखा है? किसी एक का नाम बता दीजिए मोदी जी के रिजीम के अंदर। सवाल ही पैदा नहीं होता, भागेंगे ही। और जो अगर कोई मान लो जवाब देने की कोशिश भी इधर उधर से, आईटी सेल पिछले 7 दिन से क्या कर रही है? एक बार भी ऑन किया क्या? उल्टा विपक्ष के ऊपर वो कर रहे हैं। चोरी की तुम्हारे चेलों ने, चोरी की संघियों ने, और कह क्या रहे हैं कि जिसने चढ़ावा नहीं चढ़ाया वो सवाल कैसे पूछ सकता है? तो भाई साहब, आप तो इस देश की आजादी के आंदोलन में 1000 किलोमीटर में भी नहीं थे। आप इस देश में शासन कैसे कर सकते हैं? कोई आपसे पूछेगा? तो ये राम प्रकाश जी बेसिकली क्या है, ये बीजेपी की दुखती रग रहेगी इस पूरे सेशन के दौरान। और आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, पिछले 3-4 दिनों में जो सोनम वांगचुक को जिस तरीके से लिफ्ट किया गया, शिफ्ट के नाम पर, कि वहां जंतर मंत्र से उठा करके सफदरजंग में शिफ्ट कर दिया। एक्चुअली ही हैज बीन लिफ्टेड फोर्सिबली, इवैक्यूएटेड, लेकिन सारे के सारे लगे शिफ्ट करने वाला। तो उस सारे को आप देखिए, पिछले 3 दिन में इस मुद्दे को बिल्कुल इन्होंने सक्सेसफुली नैरेटिव बदल करके दबा दिया था। सारे का सारा नैरेटिव कहां शिफ्ट कर दिया था कि भाई सोनम वांगचुक हॉस्पिटल से उधर कर दी गई, जंतर मंत्र से हटा दी। वो इनका ये खेल था। इसीलिए राहुल गांधी ने, जो कल सुबह सेशन शुरू होना उससे ठीक 24 घंटे पहले, ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी, ट्विटर पे आई कि वापस इस मुद्दे पे आइए आप। और जब कल सेशन शुरू होगा उसके चंद घंटे के अंदर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। बेशक आप सील्ड कवर में लिफाफा दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? मुद्दे को आप किल नहीं कर पाए। हाँ, अगर आज राहुल चिट्ठी नहीं लिखते तो ये मुद्दा इन्होंने बैक बेंच पे पीछे सरका दिया था प्रायोरिटी लिस्ट में। जैसे ये चिट्ठी दोबारा आई है, सरकार की मुहिम फिर तन गई। प्लस हाउस के अंदर जिस तरीके से एनसीपीआई को बुलाने के मसले पे अपोजिशन ने वॉकआउट किया, उससे उसके तेवर समझ में आ रहे हैं कि वो किस लाइन पे इस सेशन में जाने वाले हैं। वो ऑल गन्स ब्लेजिंग जाने वाले, वो इनके काबू में नहीं आने वाले। जिस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण किया जा रहा है, ये तो लोकतंत्र ऐसा होगा, आप किसी पार्टी से चुन के आ जाए, आपको बीजेपी के कहने से जाना पड़ेगा, या तो बीजेपी में या एनसीपीआई में या कोई और। तो ये जो चीज है ना राम प्रकाश जी, विपक्ष के लिए भी तो सर्वाइवल का सवाल है ये, अकेले मोदी के लिए नहीं। विपक्ष अगर इनको यहां एक्सपोज नहीं करेगा तो उसको सड़क पर आना पड़ेगा। और आप देखेंगे लगातार कि जब तक सेशन रहेगा, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके कुतर्क गढ़ के लाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि माननीय चीफ जस्टिस साहब इस पे क्या, वो हमको पता है किस तरह का रुख अब तक रहा है सारी मामलों में, किस तरीके से पीआईएल डाली गई है, इन पीआईएल के मकसद क्या होते हैं। तो क्या कोई इतना नैतिक बल ले पाएगा? और मैं तो फिर वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्लीन चिट देते हो, कहते हैं कि उसकी किसी भी ईमानदारी शख्स से परे है, तो उसकी जांच करेगा कौन? जो भी करोगे वो आईवाश होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। वो जब सारे के सारे संस्थान सरकार की गोदी में आके बैठ जाएं, तो फिर क्या होगा? जांच करेगा कौन?
जांच से पहले अगर आपको क्लीन चिट दे दी जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा है, क्या वो मोदी से बाहर है क्या? क्या कह रहे थे वो विश्व परिषद के नेता थे कि रात को मोदी जी का 2 बजे फोन आया था, कहेंगे किस तरफ जाएगा ये मामला। तो एक तरफ तो मोदी जी डरे हुए थे, उसके बाद अगले दिन उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्लीन चिट दे रहा था। ये हो क्या रहा है? फिलहाल फिलहाल की जो घेरेबंदी है, मुझे लगता है अब ये घेराबंदी कितना काम आएगी ये तो सवाल अभी है और कल दिख भी जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मुद्दे इस समय हावी हैं, उससे सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। अब उस बैकफुट पर रहने के बाद भी जो इनका सबसे बड़ा हथियार बेशर्मी है, उसको ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, बस ये देखने वाली बात रहेगी शायद इस देश को। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।